हाँ भाई चले। तो देखिए हम लोग आज अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, एक से दो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, नीट के अंदर से, है ना। और कंसेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ जो आप क्वेश्चन करोगे बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छे से सॉल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर केमिकल रिएक्शन टू बी फीजिबल डेल्टा जी शुड बी जीरो। गलत है। एक रिएक्शन के फीजिबल होने के लिए उसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ ऑर्डर, नहीं डिसऑर्डर होता तो सही होता। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी फिजिबल डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव, ये भी गलत है, नेगेटिव होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है। एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि ना तो वो अपने आइसोलेटेड का मतलब जो अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, उसे हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते देखो, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या होता है, तो डेल्टा क्यू लिखना, क्यू लिख लेना यहाँ पर। क्यू क्या होता है, जीरो होता है। किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ओके। The law of Lavoisier and Laplace illustrates the principle of conservation of energy, equivalence of mechanical thermal energy, equivalence of mechanical and chemical energy, है ना। तो बेसिकली ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। नाम से है तो इसको ऐसे इसको याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, बट स्टिल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज विद साइन रखनी होती है, और जब भी आप इसे यूज करें यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना। डेल्टा ई क्यू डब्ल्यू सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर एक तो यूनिट होती है पास कैलोरी, तो आप सभी जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, 4.2 जूल के आसपास होता है। और दूसरा आपके पास यूनिट बनती है एटीएम इंटू लीटर। तो 1 एटीएम इंटू लीटर जो है वो 101.3 जूल के बराबर होता है, और 1 एटीएम इंटू लीटर जो है वो 24.3 कैलोरी के बराबर, 24.2। ये आपके पास डेटा है। यूनिट कन्वर्जन आपके कभी कभी काम में आता है। एक यूनिट और होती है बार इंटू लीटर, वो 100 जूल के बराबर। तो ये आप जरूर 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 ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ए। जहां भी डेल्टा ई है मतलब वो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। कभी कभी डेल्टा यू लिखता है, कभी कभी डेल्टा ई लिखता है। और किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए बताओ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या बनता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है तो वो डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होगा। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखो लिक्विड है, इसको भूल जाओ। तो प्रोडक्ट के मोल्स यहां हो गए 3, माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 1 + 5 इज -3। आंसर आ जाएगा -3 RT। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये देखें, एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 atm टू 10 atm। वैल्यू ऑफ डेल्टा ई एंड क्यू। तो देखो प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी कितना होता है, 0। ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपका है तो उसके लिए डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू ही क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, दोनों की वैल्यू 0 होती है। अभी कह रहा है Q, तो देखो डेल्टा यू 0 है तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा ई या डेल्टा यू लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अगर डेल्टा यू 0 है तो Q विल बी इक्वल टू -W। अब एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है -nRT ln P1/P2। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, मोल्स कितने हैं 1, R की वैल्यू देखो आंसर कैलोरी में देना है तो 2, इनटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में हो गया 300, इनटू ln P1/P2। तो P1 कितना है 2 atm टू 10 atm, तो 2/10 यानी 1/5। ठीक है, तो माइनस ln 5 बनेगा। तो -600 इंटू ln 5
ln 5 की वैल्यू 1.6 के आसपास होती है, तो 6 6 96, मतलब -960 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए। है कोई वैल्यू? तो देखो डेल्टा ई 0 और क्यू की वैल्यू -965। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप लोगों को इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कई लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होता है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस फ्रॉम 10 atm टू 1 atm एट 300 केल्विन इज। एक गैस के आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, फिर से होगा, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो, -nRT ln P1 अपॉन P2। तो सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्टली अपना आंसर मिल जाए। वैसे इसको लिखना चाहिए था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट। फॉर दिस रिएक्शन, फिर से देखो डेल्टा एच और डेल्टा ई को रिलेट करवा रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए बताओ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू या डेल्टा ई का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा NgRT। देखो गैसियस मोल्स प्रोडक्ट K2 रिएक्टेंट K1, डेल्टा Ng के लिए 1 आ गई, तो आप देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि डेल्टा Ng 1 है। पॉजिटिव को आप सिंबॉलिक टर्म में कैसा लिखते हो? ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से क्या आ जाएगी? ज्यादा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। An ideal gas expands in volume from इतना मीटर क्यूब टू इतना मीटर क्यूब at 300 Kelvin against a constant pressure of इतना। वर्क डन। अभी देखो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है, पर अभी ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में एक काम, एक प्रोसेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, मतलब ये इररिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रहा है। इसको दिखा रहा है इररिवर्सिबल प्रोसेस को। तो देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो देखो -P एक्सटर्नल कितना है? 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट में चल रहा है सब कुछ। वॉल्यूम 10⁻³ से, देखो ये 10⁻² माइनस 10⁻³ मीटर क्यूब। आप देखो यहां से 10⁻³ को कॉमन कर लो, तो -10⁵, यहां से 10⁻³ बाहर निकलेगा, तो यहां बचेगा 10 - 1, -9 इंटू 10⁻², यानी -900 जूल। क्या बनेगा? -900 जूल। अब देखो गलती से मत कर देना किलो जूल, यूनिट्स बहुत पास में, टिक करने से पहले देख लेना ये जो वैल्यू आई है ये किस में आ रही है? जूल में। ये आंसर भी आपको किसमें मिलेगा? जूल्स में मिलेगा। ये देखें, एंट्रोपी वैल्यू ऑफ इन सब्सटेंसेस दी है, ये कभी नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। अगर आपको किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज दी हुई हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। याद रखने के लिए फॉर्मूला ये है। कैसे लगाएंगे? देखो प्रोडक्ट में कौन है? HCl कितना है? 2 इंटू, बताओ HCl की एंट्रोपी कितनी दी हुई है? 186.7। ये तो हो गया प्रोडक्ट। माइनस रिएक्टेंट में देखो तो H2 की एंट्रोपी है 130.6 प्लस Cl2 की एंट्रोपी कितनी है? 223। सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाए। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा तो ऐसा ही फॉर्मूला लगाना होगा आपको सिर्फ और सिर्फ। Which one of the following processes नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जो अपने आप नहीं होते हैं, आपको करवाने पड़ते हैं, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ CuSO4 इन वाटर, CuSO4 पानी में सॉल्युबल है, डालो डिसॉल्व हो जाएगा। रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म वाटर, ये भी सही है। वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, ये भी अपने आप होता है। सुना कि वाटर को पढ़ के नीचे लेकर आना पड़ता है, ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा। अगर आपको से लो से हाई लेके जाना है तो आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। When enthalpy and entropy change for a chemical reaction are इतना and इतना,
प्रेडिक्ट द रिएक्शन एट 298 केल्विन। कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज जो है, यूनिट्स पे ध्यान देना, -2.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी है, मतलब -2500। और डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो 7.4 कैलोरी पर डिग्री है। आपको बताना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। तो देखो, किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए आप उसका डेल्टा एच निकालोगे। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निकालोगे, तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। देखो, डेल्टा एच की वैल्यू -2500 माइनस टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू 7.4। देखो, ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। टेम्परेचर कितना है? 298। तो टेम्परेचर लगा दो 298, है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव जुड़ जाएगा दोनों, ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। सिंपल सा चेक करना है। कई बार आपको टेम्परेचर भी चेक करना होता है कि किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, किस पर नहीं होगी। शायद क्वेश्चन आ जाएगा, देख लेंगे अभी आगे। देखें, द एंथैल्पी ऑफ वाटर इज 386 किलो जूल, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना होगा, है ना। एंथैल्पी दी हुई है वाटर की, एक्चुअली पूरा लिखना चाहिए एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे आप ऐड कर देना वेपराइजेशन। ये लिखना भी जरूरी है। मतलब जो H2O लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O गैस में। सही है। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो 386 किलो जूल। कितनी है? 386 किलो जूल है। अब आप देखो, ये जो प्रोसेस होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, दैट इज 373 केल्विन। इसके लिए डेल्टा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एच वेपरेशन की वैल्यू टी डेल्टा एस वेपरेशन के इक्वल होती है। तो आपको एंट्रोपी निकालनी है वेपराइजेशन की, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू 386 किलो जूल डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है? 373, 1 पॉइंट समथिंग। देखिए 1.5 तो आ नहीं सकता, तो 1.03 ही आएगा। ये बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। सो 1.03 किलो जूल। डायरेक्ट ये होता है, जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो आप डेल्टा एस को डेल्टा एच अपॉन टी लिख सकते हो। ये देखें फिर से वही, इफ 0.75 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एट 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 लीटर टू 25 लीटर, द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड इज। तो यहां पर क्या होता है, जब भी कभी भी किसी गैस का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड हमेशा इरिवर्सिबल के वर्क से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल वर्क से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप खुद देखो, इसका मतलब आपको यहां पर रिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करना है। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? बेबी -nRT/ln। इसे आप या तो V2/V1 लिख सकते हो या -nRT/ln P1/P2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज पे आप जरूर 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 ध्यान दें। डन है? तो लगा लेना, ये फॉर्मूला लगाना सीधा आपको। 15 से 25 है तो यहां वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। फॉलोइंग डेटा इज नोन अबाउट मेल्टिंग ऑफ अ कंपाउंड AB। डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, अभी भी सिखाया था। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन टी। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर हो। किलो जूल में ये, हाँ ये भी क्यों, सॉरी मैंने ध्यान दिया था। तो सिंपल आपको डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लगाना है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये भी किलो जूल है और नीचे ये वाली वैल्यू भी 8 × 10⁻³ किलो जूल में। सॉल्व कर लो, 8 × 1 मतलब बेसिकली बन जाएगा 9200/8। 8 × 1 8, 8 × 1 8 और 8 × 5 1150। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और देखो, आपकी भावनाओं से खेलने के लिए 2 ऑप्शन। जल्दबाजी में आप डिग्री सेल्सियस भी करके आ सकते हो, इस चीज का ध्यान रखें। Next, when a liquid boils, there is an increase in entropy, a decrease in entropy, an increase in heat of evaporation। तो देखो, लिक्विड को बॉईल करोगे तो बॉईल करने पर वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। और जब एक लिक्विड गैस में जाएगा तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है।
तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस 10 H2O बना रहा है। तो देखो इसकी एंट्रोपी दी हुई है, किसकी, OH माइनस की -10.7, इसकी 70। H प्लस की स्टैंडर्ड एंट्रोपी 0 होती है, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, इस रिएक्शन की एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में है H2O 70 माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में H प्लस हो गया 0 प्लस OH माइनस के लिए -10.7, माइनस माइनस प्लस आंसर हो गया 80.7 जूल पर केल्विन पर। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। The enthalpy of evaporation of a liquid is 30 kilojoule per mole and entropy of evaporation is 75 joule per mole per Kelvin. Boiling point अभी भी किया था, फिर से T का फॉर्मूला डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, लेकिन यहाँ यूनिट अलग अलग है, ऊपर है 30 किलो जूल, उसको जूल में बदलो, डिवाइड बाय डेल्टा S, नीचे है 75, तो आंसर आ जाएगा 400 केल्विन। सेकेंड ऑप्शन। An exothermic reaction is one in which the reacting substances, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी की अगर आप बात करो इन जनरल, तो आप उसे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हो। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा तो EP की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ER होगी। सिमिलरली जब रिएक्शन एंडो होगी, एंडो, तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, EP जो होगा ER से बड़ा हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, when reacting substances have more energy than product, तभी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं दो, फ्रॉम द अबव रिएक्शन द हीट ऑफ रिएक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है नीट के अंदर, ध्यान रखना। सिंपल है, आपको दो रिएक्शंस दी हुई हैं ऊपर सामने, और इन दोनों रिएक्शन से आपको ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो आप खुद देखो, ये रिएक्शन बनाने के लिए वो कुछ भी नहीं करना, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे देखो, CO से CO कैंसिल, आधा प्लस आधा क्या बन जाएगा, 1। C प्लस O2 गिव्स CO2। आपने दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो इनकी डेल्टा H वैल्यूज को भी ऐड कर दो, ये बन जाएगा -393.7। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सही है। चलिए नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन दिस विल बी, है ना, ये कह रहा है MgO सॉलिड प्लस 2HCl aqueous gives MgCl2 aqueous प्लस H2। तो देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और MgOH होल ट्वाइस आपके पास एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, स्ट्रॉन्ग बेस आप इसको ले सकते हो। और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो एंथैल्पी जो है वो -57.33 किलो जूल होती है। यही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बेसिक वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर एक एक मोल होता, समझना मेरी बात, जब 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस, तो जो एंथैल्पी होती है वो -57.32 किलो जूल होती है, 33 लिख लेते हैं 1 मोल के लिए। लेकिन यहां देखो HCl कितना काम में आ रहा है, 2 मोल, क्योंकि MgO जो है वो एक्चुअली MgOH होल ट्वाइस की फॉर्म में आप उसे ले सकते हो, तो अकेला 2H प्लस देता है। तो 1 मोल के लिए 57.33 है, तो बताओ 2 मोल के लिए कितनी होगी, ग्रेटर देन 57.33। इसलिए इसका आंसर 2 नहीं होकर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि डाइप्रोटिक है, डाइप्रोटिक 2H प्लस 2 OH में दे सकता है, तो 2 OH माइनस के लिए देखो 2H प्लस भी चाहिए होंगे। ओवरऑल जब ये रिएक्शन होगी तो 2H प्लस और 2 OH माइनस रिएक्ट करेंगे, तो उनके लिए जो नई एंथैल्पी होगी वो पुरानी का जस्ट डबल हो जाए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर से देखो वही रिएक्शन, और यहां थोड़ा सा दिमाग से खेल लिया, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 1 2 3 रिएक्शन दी है और आपसे पूछ रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन होती है C2H2, तो C2H2 गैस के फॉर्मेशन की रिएक्शन आपको लिखनी है। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, अपने एलिमेंट से बनना चाहिए उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन है।
तो आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी चाहिए, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इन तीनों रिएक्शन से बना लो उसको, है ना, ठीक है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, समझो ये 2C + 2O2 गिव्स CO2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो रिएक्शन बन जाएगी C + O2 गिव्स CO2, और ये बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 विच विल बी -787/2। ये देखो, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, क्योंकि वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और ये इसके एसिटिलीन के कंबस्टन की रिएक्शन है। तो देखो इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो है -1301, तो -1301 को आप लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में हो गया 2 इंटू, देखो CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -787/2 प्लस वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रही -286, ये हो गए प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट्स में देखो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन तो निकालनी है, और प्लस 2 इंटू 1/2 गया 5/2 इंटू O2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो बताओ उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, 0 होगी ना। अभी आप खुद देख सकते हो, देखो 2 से गया 2, तो -1301 इज इक्वल्स टू -787 -286 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो देखो डेल्टा H फॉर्मेशन कितनी बन जाएगी, ये बन गया -3 16 और 1 17 7 7 और 9 और 1 10 1073 प्लस 1301। तो पॉजिटिव में 200 के आसपास वैल्यू आएगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सही है। एक तरीका तो ये है, अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई देखो इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है, तो इसी को हमने यूज किया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहां वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, थोड़ा और आगे चले, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन में लिखी थी आपके सामने अभी भी, आप लिख लो C2H2 गैस गिव्स 2C सॉलिड प्लस H2 गैस। अब आप चाहे इन रिएक्शंस को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, किसी नंबर से डिवाइड करो, इन तीनों रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन बनानी है। इसमें रैंडम मत चलो, आपको क्या करना है, आपको C2H2 राइट साइड चाहिए, जबकि यहां पर C2H2 कहाँ है, लेफ्ट साइड। तो आप एक काम करो, इस रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो, है ना। तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके अगर लिखूं तो रिएक्शन बन जाएगी 2CO2 प्लस H2O गिव्स C2H2 प्लस, देखो 2 2 जा 4 प्लस 1, ये बन जाएगा 5/2O2। तो क्योंकि मैंने इस रिएक्शन को उल्टा किया है तो इसके डेल्टा H को भी उल्टा कर दो, तो नया डेल्टा हो जाएगा प्लस 1301। ठीक है। अब आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करो, देखो जैसे ही ऐड करोगे आप देखते जाना क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखो 2 + 1/2 इज 5/2, ये O2 से गया 5/2O2, 2CO2 से 2CO2 गया, H2O से H2O गया। बताओ क्या बन गया नेट रिएक्शन, 2C सॉलिड 2C सॉलिड, H2 गैस H2 गैस, और ये रिएक्शन उल्टी हो गई, यहां पे क्या बचा, C2H2। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी -787 -286 प्लस 1301 के बराबर। सही है। सचिन लिक्विड सोल्यूशन करवाया यार, एक बार सर्च करो, प्लेलिस्ट को मिल जाएगा आपको, मेंबर्स ओनली वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ये देखें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH एंड HCl इज, तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, छोटा क्वेश्चन है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.32 किलो जूल पर मोल, या फिर आप इसे -13.7 किलो कैलोरी लिख सकते हो। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं
अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड भी 100% आयोनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी 100% आयोनाइज्ड होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक वीक हो जाए, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जैसे आपने यहाँ NH4OH यूज किया है, तो देखो वीक बेस है, सम एनर्जी will be used for its ionization। तो इसके आयोनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी क्या करोगे आप, यूज कर लोगे ना। तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी उससे कम एनर्जी रिलीज होगी, एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। एक वीक एसिड वीक बेस के सचिव मैं देखता हूं एक बार, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। होगा ऐसा नहीं है, लिक्विड पढ़ा है हम लोग, पढ़ लिया लिक्विड तो हो गया था खत्म अपना, लिक्विड तो हमने खत्म कर लिया यार। एक बार मैं और देख लूंगा। आप बोले आधा इलेक्ट्रो भी करवाने वाले थे, कुछ बच गया था क्या लिक्विड सोल्यूशन में? मैं एक बार देख लूंगा सचिव और आपको बता दूंगा, है ना। आप चाणक्य नीति वाले ग्रुप पे डाल देना। मैं चलिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस H2H दिस इज गिवन है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अब देखो यहाँ पे ना आपको रिएक्शन खुद लिखनी है। जब रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH4 गैस प्लस O2 गैस, और इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बैलेंस करो तो 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपको खुद लिख लेनी चाहिए, कंबस्टन। अब फिर से देखो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो देखो CO2 की वैल्यू कितनी है, -94, प्लस 2 इंटू वाटर की वैल्यू कितनी है, -68.4। ये तो हो गए प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, CH4 गैस है, उसके लिए दी हुई है -17.9, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की वैल्यू है 0। तो सॉल्व कर लो, -94 माइनस ये बन गया 8, 16, 12, 126.8, और माइनस माइनस प्लस 17, 194 प्लस समथिंग, 200 के क्लोज वैल्यू आएगी, ये रही ऑप्शन नंबर 1। कर सकते हैं। भाई आप अगर कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे ना सचिव, पुराने वाले में, तो हाँ चाणक्य नीति के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वो चाणक्य नीति के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये ध्यान रखना, जहां भी कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मोस्टली नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो वहां एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक होता है। और जहां पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ डीकंपोजिशन हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यही आंसर है। ये देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बॉन्ड बन रहे हैं नए, तो ये एक्सो है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमेशा कैसी होती हैं, एक्सो। और ये कंबस्चन है, कंबस्चन में भी हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ये भी कैसी होती है, एक्सो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हीट चेंज फॉर द रिएक्शन दिस इज कॉल्ड। देखो यहां पर क्या हो रहा है, दो चीजें बोल सकते हो, एक तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन का कंबस्चन हो रहा है। तो कहीं लिखा हुआ है कंबस्चन, तो कहीं है नहीं, तो देखो इसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो। क्योंकि जब हम फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हैं तो एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स विल हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। देखो उसने बता भी दिया है, किलो जूल पर केजी या फिर जूल पर ग्राम। ठीक है ना, तो ये पूछ रहे कि इनमें से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है। एक आपके पास चारकोल है, चारकोल मतलब कार्बन, आपके पास केरोसिन है, डंग है, वुड है। तो अब वैसे तो याद रखने वाला हो गया है। देखो क्या, डंग मतलब काउ डंग, जो कोई भी हो गया, ठीक है ना।
तो कैलोरीफिक वैल्यू तो यार देखो पर ग्राम के लिए निकालोगे तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा तो वो चारकोल ही आना चाहिए, क्योंकि जब आप कार्बन को जलाते हो तो हीट तो रिलीज होती है, और कार्बन का मोलर मास ये होती है। एक्चुअली जब भी आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी हो ना, तो जितनी भी उसकी हीट ऑफ कंबस्शन है उसको हम लोग उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें। केरोसिन जलता है, केरोसिन का क्या होता है, हीट ऑफ कंबस्शन हाई होती है, बट साथ में केरोसिन में ना ऑक्टेन, प्रोपेन, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, उसका मोलर मास हाई होता है। तो आपको ऐसा लगेगा केरोसिन, बट चारकोल का ज्यादा सही आंसर होगा। पर ग्राम के लिए चारकोल ज्यादा हीट रिलीज करेगा, मतलब 1 ग्राम चारकोल जलाओ और 1 ग्राम केरोसिन जलाओ तो चारकोल ज्यादा हीट रिलीज करेगा। पर ग्राम के लिए जो हीट आती है उसे हम लोग ये बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। खैर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डेटा के बिना छोड़ दो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है 57.1। पूछ रहा है व्हाट विल बी द हीट रिलीज्ड व्हेन 0.25 मोल रिएक्ट। तो देखो यहां इसका 1 मोल काम में आ रहा है, यहां इसका भी 1 मोल काम है, तो जब दोनों का 1-1 मोल काम में आ रहा है तो हीट है 57.1। तो जब दोनों का 0.25 मोल यानी 1/4 मोल काम में आएगा तो हीट कितनी होगी, 57.1 इंटू 1/4, तो 28 पॉइंट समथिंग के आस 22 आएगा क्या देखना। हाँ 20 नहीं 24 भाई, 4 2 जा 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 17, 4 4 जा 16, 14 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 3, 14 4 जा 56 होता। व्हाट्सएप ग्रुप मिल ही नहीं रहा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चिंता मत करो सचिव जी। अभी बढ़ते हैं, देखो यहां से आगे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, डेल्टा H दिया है, K प्लस H2 इज वाटर, KOH प्लस दिस दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K। तो देखो फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको KOH बनाना है तो KOH बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो पोटेशियम सॉलिड प्लस, ध्यान देना OH नहीं चाहिए होगा, एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, O2, एक ऑक्सीजन चाहिए तो हाफ O2 और एक हाइड्रोजन चाहिए तो हाफ H2। ये KOH के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। इन तीनों रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन बनानी है। तो देखो मुझे KOH चाहिए राइट साइड में, ठीक है, K चाहिए लेफ्ट साइड, O2 भी लेफ्ट साइड, H2 भी लेफ्ट साइड। यहां देखो K प्लस H2, H2 ये रही लेफ्ट साइड, O2 ये रही लेफ्ट साइड, है ना। अब यहां हाफ H2, तो आप कुछ मत करो, देखो इन तीन रिएक्शंस को ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे आपको दिख रहा है साफ साफ यहां पर क्या बनेगा, नहीं, इसको उल्टा करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को ना आप उल्टा कर दो, इस वाली को। क्यों उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि KOH राइट साइड चाहिए, KOH एक्वस लेफ्ट साइड चाहिए, तभी KOH एक्वस से KOH एक्वस कैंसिल होगा। तो आप इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखो तो क्या बनेगी, KOH एक्वस गिव्स KOH प्लस वाटर, इसका डेल्टा H भी उल्टा होकर +14 हो जाए। यूनिट तो पता ही है। अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो देखो जैसे ही ऐड करोगे KOH एक्वस से KOH एक्वस गया, H2O से H2O गया, वाटर से वाटर गया, हाफ एक H2 में से आधा H2 गया तो बचेगा आधा H2, हाफ O2 एज इट इज आ गया, K एज इट इज आ गया। तो क्योंकि ये रिएक्शन इन तीनों को ऐड करने पर मिली है तो इसका डेल्टा H -68.39 प्लस इसका -48 और इसका +14, तो 48 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 4 और 1 3, 34, ऐड कर दो 12, 102 के आसपास कोई वैल्यू आई। अच्छा ये ऐसी फॉर्म में लिख दिया इसने, ये रहा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्क्वायर क्यों करेंगे भाई, नहीं नहीं नहीं, किसने बोल दिया, जो कर, अगर आपने रिवर्स किया है तो डेल्टा एच का साइन उल्टा हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा।
आ ही नहीं रही चैट, चलो खैर कोई बात नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू डिफाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर आपको CO2 के फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है तो कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए यानी ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट यानी O2 में होना चाहिए। तो जहां ये रिएक्शन दिख रही हो वही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और वो रही ये। बैलेंस नहीं की हुई है, इसको बैलेंस कर लेना, बट ये रिएक्शन ही ध्यान रखना है। सब ये कंबस्टन ऑफ मीथेन है, ये कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कंबस्टन ऑफ बेंजीन है। फॉर्मेशन के टाइम पर जो कंपाउंड बन रहा है उसके एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। कार्बन डायमंड प्लस C2 नहीं होगा, ये O2 होगा, मिसप्रिंट हो गया है, CO2। और ग्रेफाइट गिव्स दिस, बोल रहा है फॉर्म फ्रॉम द डेटा डेल्टा H व्हेन डायमंड गोज टू ग्रेफाइट। तो देखो अगर आपको डायमंड को ग्रेफाइट में बदलना है तो इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन बनाओ। देखो डायमंड, या तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, या फिर ऐसा बोल दो कि इसमें से इसको माइनस किया है, तो माइनस माइनस माइनस, देखो O2 से गया O2, माइनस इसको किया तो ये प्लस हो जाएगा, CO2 से गया CO2, दिस प्लस दिस लिखोगे ग्रेफाइट इधर आ जाएगा, डायमंड गोज टू ग्रेफाइट। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो -395 प्लस 393.5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आंसर निकाल लो, -1.5। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। In which of the following reactions does the heat change represent the heat of formation of water? फिर से वही बात, जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हो तो ध्यान रखना कंपाउंड का 1 मोल बनना चाहिए, और 1 मोल एक ही जगह बन रहा है। दूसरा, उसके एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेस्ट, फिर से वही आ गया, देखो आपको x किलो निकालनी है, मतलब कहने का मतलब है कि आप ये रिएक्शन बनाना चाहते हो इन सारी रिएक्शन से। तो देखो CO2 राइट साइड है, CO2 राइट साइड है, कार्बन लेफ्ट साइड, कार्बन लेफ्ट साइड, O2 लेफ्ट साइड, O2 लेफ्ट, सब सेम जगह है, अपने को सब्ट्रैक्ट या उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अब आप इन तीनों रिएक्शंस को एक बार ऐड करो। देखो जैसे ही ऐड करोगे H2O गैस से H2O गैस गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ H2 से H2 गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, CO से CO भी गया, कार्बन एज इट इज आ गया, आधा प्लस आधा एक O2। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे है, इन तीनों को ऐड करने पर उसका जो डेल्टा H यानी X, वो इन तीनों को ऐड कर दो तो 131 माइनस 282 माइनस 242। तो 131 माइनस ये कितना हो गया, 4 4 2 5 393 माइनस 393 किलो जूल आपको अपना आंसर। सही है? तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री पे, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री दोनों ही। वो आ गया वापस से, हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, ये रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। O2 की एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होती है, तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, SO3 की वैल्यू -98.2 प्रोडक्ट, माइनस SO2 की वैल्यू -298.2। तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 200 आंसर आ गया। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Given that this delta H, this delta H, this delta H, heat of formation of CH4, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। CH4 बना दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि ये रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, तो देखो इस रिएक्शन के एंथैल्पी का -892 विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, CH4। तो देखो -892 इज इक्वल्स टू, बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है, वो तो निकालना है, तो X मान लो, 2 इंटू वाटर के एंथैल्पी, अब देखो डबल कर रखा है इसने, तो ये 2 मोल वाटर के लिए तो सेम पूरा यूज कर लो, 2 मोल वाटर का ही, तो ये 568 ही हो गया है ना, 2 मोल वाटर के लिए, माइनस CH4, CH4 तो निकालना है, सॉरी CO2 की वैल्यू दी हुई है आपको, CO2 दी हुई है -394 प्लस ये
और माइनस CH4 आपको निकाल। तो फॉर्मूला लगाओ और यहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक तरीका या दूसरा तरीका, फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो, CH4 गैस गिव्स, कैसे बनेगा, C सॉलिड प्लस 2H2 गैस। अब आप इन तीनों रिएक्शन से जैसे भी करना चाहो ये रिएक्शन बना लो, आपको अपना आंसर मिल जाए। डन है। तो इस चीज पे आप ध्यान दें। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन इज 57.32। 57.32 आती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। देखो कहां है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, LiOH स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कली मेटल्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस 57.32 से कम आएगी, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कम आएगी, ये भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कम आएगी। ऑड वन आउट से भी कर सकते हो। A cylinder of gas is assumed to contain इतना किलोग्राम of butane. If a normal family needs 20,000 kilojoule of energy per day, cylinder will last. भाई एक दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, 20,000 किलोजूल। देखो given that delta H for combustion of butane is इतना, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि when 1 mole butane विल बर्न, क्या होगा, जब 1 मोल ब्यूटेन बर्न होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी, 2658 किलो। तो आप देखो 11.2 है, इसका मोलर मास निकालो, 12 4 जा 48 एंड 10 58, 11.2 डिवाइडेड बाय 58 किलोग्राम है, 58 है 56 है, 12 12 4 जा 48 होता ना, हाँ 56 होता तो 112 हो जाता। तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो आपके पास एक जीरो हटा दो, 56 2 जा होता है 112, अप्रोक्सीमेटली 200 मोल मिलेंगे आप। 58 आ रहा है पर 58 इंटू 2 116 होता है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, या तो आप इसे 11.6 कर लेना, उससे सही आ जाएगा। अब आपके पास 200 मोल है, तो देखो 1 मोल के लिए इतनी हीट रिलीज होती है, तो बताओ 200 मोल के लिए हीट रिलीज कितनी होगी, तो 2658 इंटू 200, ठीक है। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे रख लो। अभी आपके पास इतनी हीट है, तो देखो एक दिन में कितनी हीट चाहिए, 20,000 किलो जूल। तो 20,000 किलो जूल एक दिन में खर्च होती है, बताओ 1 किलो जूल कितने दिन में खर्च होगी, 1/20,000 डेज में। तो अगर 1 किलो जूल इतने में खर्च होगी, तो भैया आपके पास कितनी है, 2658 इंटू 200 किलो जूल। इसको खर्च होने में कितने दिन लगेंगे, तो 2658 इंटू 200 अपॉन 20,000। देखो डबल जीरो से मतलब 200 से 200 गया, एक 10 बचेगा, तो ये बनेगा 265.8, यानी ऑलमोस्ट 266 डेज लग जाएंगे। तो गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है। इफ नॉर्मल रिक्वायर्स 20,000 किलो जूल, हाँ एक जीरो कम कर दिया, 26.58 आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको 26 दिन लग जाए, है ना। ये 2000 लिख दिया ना, 20,000 था ये। 26 डेज के अंदर आपका सिलेंडर क्या होगा, खत्म। चलिए जी, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट फॉर सेम प्रोडक्ट, नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप्स। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर के ऊपर, कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, डिफरेंस इन इनिशियल फाइनल, है ना भाई। देखो हमने जो काइनेटिक्स में एनर्जी डायग्राम बनाया था, ऐसे वो होता है। किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो सिंपल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों के गैप के बराबर होता है। अब बीच में चाहे 2 स्टेप हुए हों चाहे 10 स्टेप हो, नेट एंथैल्पी चेंज नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता है। इसी को आप हेसेस लॉ बोलते, क्या बोलते हो, हेसेस लॉ नहीं सिखाया था, एक रिएक्शन को एक स्टेप में करवाओ या एक से ज्यादा स्टेप में करवाओ, नेट एंथैल्पी चेंज क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन इनटू फ्री गैसियस एटम इज दिस, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड, अच्छा गैसियस हाइड्रोजन है, सॉरी, ये कह रहा है कि आप 4 ग्राम हाइड्रोजन को
4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया 2 मोल हाइड्रोजन। कितना हो गया? 2 मोल हाइड्रोजन में अगर आप देखो तो H2 को वो बदल रहा है H एटम्स में। देखो जब 1 मोल को बदलोगे आपको एक HH बॉन्ड तोड़ना। जब 2 मोल को बदलोगे तो आप कितने HH बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे? 2। तो 2 इंटू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक HH बॉन्ड। समझ रहे ना? 2 मोल H2 को तोड़ोगे तो 2 इंटू, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए E, तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी? 2E। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वो एनर्जी कितनी है? 208। बताओ एनर्जी ऑफ एक HH बॉन्ड कितनी हो गई? 104 किलो कैलोरीज। यही बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। सिर्फ लैंग्वेज को डिकोड करना है आपको इस क्वेश्चन के। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट एनर्जी ऑफ लिथियम इज इतना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज इतना, देखो आपको ये रिएक्शन चाहिए। जो डेटा दिया है आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? लिथियम गैस से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसको बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। दूसरा है डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? Cl गैस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस गैस बना ले, और इस रिएक्शन का डेल्टा H है वो -36.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आपके सीखने की चीज है। क्यों? सॉरी -3.61 लिख दूंगा अभी, क्योंकि जब क्लोरीन कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अब आपको जो रिएक्शन चाहिए वो ये है, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो जो नई रिएक्शन बनेगी उसका डेल्टा H क्या बनेगा? 5.4 प्लस 10, तो ये माइनस में है वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो। 10 में से गया 9, नहीं हाँ 13 में से गया 7, 1.79 के आसपास। ये 170 क्यों लिख दिया इसने? अच्छा किलो जूल पर मोल में बतानी। ओके, ये तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो इसको बदलना पड़ेगा किलो जूल के अंदर हमको, है ना? पर मोल तो आ ही रहा है। किलो जूल में कैसे बदलेंगे? तो पहले देखो 1.79 इंटू एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के लिए, पर मोल के लिए तो 1 मोल के निकालना पड़ेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखो इसने खुद बदल दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और अगर 1 मोल के लिए निकालोगे तो इंटू Na और करना पड़ेगा। तो आप देखो ये पॉइंट हटा दो यहां से, एक इसको ये रहने दो, इसको ना 180 लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए। तो 1.8 जैसे आप लिख लो 180 इंटू, देखो 1.6 इंटू 6 इज 9.6, 9.6 को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख रहा हूं, लिख लो ना, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻23। तो आप देखो -19 और 23, ठीक है, ये 1.8 है ही, तो कितना हो जाएगा 10⁻4। देखो एक 10 ये बनेगा तो 18 बन जाएगा, और एक और 10 बनेगा तो ये 180 बन जाएगा। तो 180 इंटू 10⁻3, तो 180 किलो जूल के आसपास का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। तो ये कन्वर्जन है, यहां पर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, यूनिट का कन्वर्जन। तो ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया इसने, जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए, एक एटम इसका, एक एटम इसका, एक एटम के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? इंटू Na, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दो तो आपको अपना आंसर किलो जूल में बदल जाएगा। कैलकुलेशन यहां पर इतनी करनी पड़ेगी अब। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट हो सकता है, डूएबल है। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HHBr एंड HBr आर गिवन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान रखना, जब हम बॉन्ड एनर्जी से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है
बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ध्यान देना, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, जब बॉन्ड एनर्जी देगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। तो आप देखें रिएक्टेंट में कौन कौन है, तो देखो H2 में HH बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, Br2 में Br बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और HBr में 2 HBr बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड ये रही 433 प्लस Br बॉन्ड 192 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr बॉन्ड, तो कितने HBr हैं, 2 इंटू HBr बॉन्ड की एनर्जी है 364। तो सॉल्व कर लो, ये बन गया -728, ये कितना बन जाएगा, 3 2 5 9 3 12 4 और 1 5 और 1 6 625 नेगेटिव 103 -120 103, ये आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो सीख चुके। देखो डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड दी हुई है, इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू इतना, द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट विल बी ट्रांसफॉर्म टू डायमंड एट 298 केल्विन। ये एक बहुत पहले एम्स में आया था, उसके बाद एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देखो आपके पास ग्रेफाइट है और डायमंड है, बट ये कुछ इंच कर रखा है इसने इसके अंदर। डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट दी हुई है 2.25, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना चाह रहा है, इसकी डेंसिटी है 2.25 ग्राम पर ml और इसकी डेंसिटी है 3.31 ग्राम पर ml। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू इतना, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है 1895 जूल पर मोल, देन द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो देखिए इसका क्या है ना, इसमें ये छोड़ सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, ये बहुत पहले एम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्म लगता है डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू P2 माइनस, ठीक है। तो ये आप पढ़ते नहीं हो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ से बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार, ठीक है। अब आप इस सिस्टम को लेकर आ रहे हो 298 केल्विन पर, तो पूछ रहा है कितने प्रेशर पर ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए तो ये है। अब जब आप किसी और प्रेशर P2 पे करवाओगे तो दैट मीन्स आपने इस रिएक्शन का प्रेशर P1 से बदलकर P2 कर दिया है। तो डेल्टा G2 की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस डेल्टा G1 के लिए दी हुई है 1895 किलो जूल, यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डेल्टा V देखो पर मोल के लिए बात कर रहा है, तो 1 मोल यानी 12 ग्राम ग्रेफाइट, 1 मोल यानी 12 ग्राम डायमंड। तो मास अपॉन डेंसिटी से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, 12/2.25 इसका वॉल्यूम है और 12.3.31 इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम से आपको डेल्टा V मिलेगा और फिर उसका भी यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सॉल्व नहीं करना है, ये तो बस ये चीज प्रूव करने के लिए, कहीं आप यूं बोलोगे सर को भी नहीं आता इसलिए बोल दिया काट दो, ठीक है ना। सॉल्व आपको नहीं करना है, P2 निकालना है और P1 है 1 बार, ठीक है। अब उसने ना आपको डिफरेंस ही दे दिया डेल्टा G2 माइनस G1 का, तो ये पूरी वैल्यू ये है। अब आपका ये जो वॉल्यूम है ये आएगा मिलीलीटर में, उसको बदलोगे मीटर क्यूब में, प्रेशर आएगा पास्कल में, तब जाके ये कन्वर्जन है, कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दो, किसी काम का नहीं है आपके। फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन हैविंग डेल्टा H इक्वल टू इतना कैलोरीज है ये, और ये इतना कैलोरीज, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा G0 इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा H। डेल्टा H के लिए 31,400 माइनस टेम्परेचर कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 ध्यान रखना, तो केल्विन में बदलो 1273,
इंटू डेल्टा एस की वैल्यू है 32। तो सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आता है सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, तो देखो मीथेन जो है CH4, ठीक है, इथेन इज C2H4 यानी CH3 इथाइलिन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एसिटिलीन इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो हाईएस्ट हीट ऑफ कंबस्टन कौन सी गैस का होगा? तो यहां 4 CH बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उनसे एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा बॉन्ड यहां चल रहे हैं इथेन में, 6 CH बॉन्ड है, 1 CC बॉन्ड है। देखो मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, क्योंकि बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और उस बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी, जलने पर उससे एनर्जी रिलीज होगी। उसके हिसाब से तो इथेन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हिसाब से। स्टेबिलिटी भी देखूं तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी लो होगी, तो उसको जलाऊंगा, हीट रिलीज भी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी तो यार कैसे देखेंगे, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, देखना इसका आंसर क्या दिया एक बार। प्रॉब्लम तो इथेन नहीं होना चाहिए, सेकंड ही दिया ना, इसी हिसाब से दिया है। देखो इसमें 4 CH बॉन्ड जल रहे हैं, इसमें 4 CH बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड C चलेगा, लेकिन इसमें 6 CH बॉन्ड और 1 CC बॉन्ड जल रहा है। जितने ज्यादा बॉन्ड जलेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस बेसिस पर आप इसका आंसर दे सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है एट 1000 केल्विन इज दिस, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। नहीं, देखो 298 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, 1000 पर ये है। तो देखो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब 298 टेम्परेचर था तो वो था 5 × 10⁻³ और जब टेम्परेचर 1000 केल्विन हो गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 × 10⁻⁵। बताओ बढ़ गया या कम हो गया? देखो टेम्परेचर तो बढ़ा है, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया। क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया है इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। क्योंकि यहाँ कम हो रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और इसका जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होगा। इफ एट 298 केल्विन बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है, तो देखो मैंने आपको भी बताया, अगर आपको किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है बॉन्ड एनर्जी से तो उसका फॉर्मूला है बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर आपको कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो देखो एक तो आप तोड़ोगे C डबल बॉन्ड C प्लस 4 तोड़ोगे CH बॉन्ड प्लस 1 तोड़ोगे HH बॉन्ड, ये हो गए रिएक्टेंट्स। माइनस प्रोडक्ट में देखो तो एक तो CC बॉन्ड तोड़ोगे और 6 क्या तोड़ोगे, CH बॉन्ड तोड़ोगे। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्म होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड एनर्जी। अब देखो C डबल बॉन्ड C की एनर्जी दी है क्या, हाँ दी है ना, ये रही 1 2 3 4 1 2 3 4, तो C डबल बॉन्ड C हो गया 615 प्लस 4 इंटू CH बॉन्ड की एनर्जी है 1 नंबर 414 प्लस HH बॉन्ड 4 नंबर की एनर्जी है 435। ये हो गए रिएक्टेंट्स। माइनस प्रोडक्ट में है CC बॉन्ड 2 नंबर 347 प्लस 6 इंटू CH बॉन्ड इज 1 नंबर 414। तो सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है। असर्शन, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज 0। देखो वैक्यूम है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो चेंज इन एनर्जी 0 होता है,
वैक्यूम मतलब फ्री एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, वर्क डन क्या होता है, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, तो बताओ क्यू भी क्या होगी, जीरो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस इज जीरो। ये भी स्टेटमेंट सही है, बट इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक आइडल गैस के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं, ये हम लोग पहले गैसियस स्टेट में पढ़ा करते थे, आपके सिलेबस से हट गया है इसलिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है, बट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जीरोथ लॉ कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात है। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए दूसरे ऑब्जेक्ट बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इनका भी टेम्परेचर सेम है, तो बी और सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम की ही बात करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। देखो, टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन आर इन, ये बिल्कुल सही है और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका करेक्ट। चलिए, फॉर द कंबस्टन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। बिल्कुल सही है। जब भी किसी को जलाओगे तो हीट तो रिलीज होगी ही होगी। द कंबस्टन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये गलत है। कंबस्टन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। पहला सही है और दूसरा गलत है। थर्ड विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन।